दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वंग महिला के नाम से प्रसिद्ध 20वीं सदी की प्रमुख एवं प्रथम महिला लेखिका राजेंद्र बाला घोष की कहानी जुलाई वाली। मित्रों, वंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष का हिंदी कहानी में प्रमुख योगदान है। इनकी रचनाएं कहानी, निबंध, उपालंभ, आलोचना आदि विविध विषयों पर है। बंगला की प्रमुख रचनाओं का अनुवाद भी इन्होंने किया है। नारी शिक्षा और चरित्र निर्माण जैसे सामाजिक विषय पर लेखनी चलाकर हिंदी जगत को श्री संपन्न कर दिया है। सन 1904 ईस्वी से सन 1917 ईस्वी तक हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं में कभी एक प्रवासिनी बंग महिला तथा कभी बंग महिला के नाम से इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। आपका जन्म सन 1882 ईस्वी में वाराणसी के कोदई चौक मोहल्ले में हुआ था। पिता बाबू राम प्रसन्न घोष मिर्जापुर के प्रतिष्ठित नागरिक और जॉर्डन कंपनी में उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। बाबू राम प्रसन्न घोष के अनन्य मित्र थे चौधरी बद्री नारायण उपाध्याय प्रेमघन। आपकी माताजी का नाम नीरदवासिनी घोष था, जो कलकत्ता की रहने वाली विदुषी महिला थी। राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला के 4 भाई थे: रामेंद्र किशोर घोष, राम यादव घोष, रामदयाल घोष तथा राम केशव घोष। तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति के कारण स्त्रियां पर्दे की ओट वाली ही बनी रहती थी। राजेंद्र बाला घोष के घर फिटिंग गाड़ी थी, किंतु घर से बाहर मंदिर दर्शन के लिए भी पर्दे की ओट में जाना पड़ता था। औरतों के घर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। ऐसी परिस्थिति में रहकर घर में स्वाध्याय के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन बंग महिला की माता नीरदवासिनी घोष ने अपने संरक्षण में राजेंद्र बाला घोष को शिक्षा दीक्षा दी। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, केदारनाथ पाठक आदि ने पर्दे में रहने वाली राजेंद्र बाला घोष के कृतित्व को सन 1904 से 1917 ईस्वी तक हिंदी की विशिष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु अग्रसर किया। आपने रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लिखना शुरू किया। आप हिंदी में बंग महिला और बंगला में प्रवासिनी नाम से कहानियां लिखती थी। आपने हिंदी और बंगला दोनों में मौलिक कहानियां प्रकाशित की हैं। कुसुम संग्रह आपकी कहानियों का संग्रह है, जो संवत 1969 विक्रमी में प्रकाशित हुआ। राजेंद्र बाला घोष का विवाह जॉर्डन कंपनी के पदाधिकारी श्री पूर्णचंद्र देव के साथ हुआ, जो छपरा के मूल निवासी थे। इनके 2 संतान उत्पन्न हुई, जो असामयिक रूप से काल कवलित हो गए। बाबू राम प्रसन्न घोष का देहावसान भी सन 1911 ईस्वी में होने के कारण बंग महिला पर से पिता का संरक्षण समाप्त हो गया। सन 1916 में इनके पति पूर्णचंद्र देव की मृत्यु भी हो गई और इसके पश्चात घर में विधवा मां का भी देहावसान हो गया सन 1932 में। पिता और पति की मृत्यु के बाद बंग महिला ने सन 1916 ईस्वी के पश्चात अपने जीवन को पूर्णतः सादगी के साथ रखा तथा साहित्य को त्याग कर साहित्य से वैराग्य ले लिया। मित्रों, जुलाई वाली प्रथम तथा मौलिक आधुनिक कहानी है, जिसका प्रकाशन सरस्वती में वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ। इस कहानी में काशी, मिर्जापुर, इलाहाबाद के संबंधों के साथ साथ आंशिक संबंध कलकत्ता का भी है। यह कहानी काशी से आरंभ होकर इलाहाबाद में समाप्त होती है। काशी के दशाश्वमेध घाट से स्नान करने पर तत्कालीन लोगों की घर वापसी का वर्णन है। बनारसी व्यक्ति सुरती, जर्दा तथा पान का शौकीन होने के साथ सूंघनी का भी प्रेमी होता था। बनारस के गोदोलिया की तंग गलियों का चित्रण भी बड़ी निपुणता के साथ इस कहानी में किया गया है। कहानी का पात्र बंशीधर गंगा स्नान कर अपनी पत्नी के साथ इलाहाबाद आने हेतु ससुराल से विदा लेता है
और विदाई के लिए कारण बताता है कि उनका मनोविनोदी मित्र नवल किशोर अपनी बहू के साथ आज कलकत्ते की इसी गाड़ी से आ रहा है और इलाहाबाद जा रहा है। इसके बाद उसकी पत्नी जानकी भी इलाहाबाद जाने के लिए तैयार हो जाती है। तत्कालीन काशी का वर्णन करते हुए इक्के एवं पालकी की सवारी का भी वर्णन किया गया है। जानकी और बंशीधर दोनों मुगलसराय पर कलकत्ते से आई ट्रेन को कई बार देखते हैं, लेकिन नवल किशोर का कहीं भी पता नहीं चलता। जानकी ने पति को ताना भी मारा, वे दोस्त नहीं आए। गाड़ी चलने पर बंशीधर और जानकी दोनों गाड़ी पर बैठते हैं और मिर्जापुर पर गाड़ी रुकने के पश्चात बंशीधर चुपचाप उतरकर भोजन कर लेते हैं। यद्यपि जानकी के पूछने पर उत्तर देते हैं कि मैं गाड़ी में भोजन नहीं करता हूँ। गाड़ी के चलने पर इसी डिब्बे में दो एक आदमी और चढ़े तथा साथ ही अकेली पर्दा नशीन युवती भी इसी डब्बे में बैठी। गाड़ी चलने पर कुछ औरतों ने युवती के बारे में तरह तरह की आपस में बातें करना प्रारंभ कर दिया। इलाहाबाद आने पर बंशीधर एक बुढ़िया के साथ युवती को बैठाकर यह पता लगाने गए कि स्टेशन मास्टर के यहाँ कोई सूचना तो नहीं आई है। वापस आने पर बंशीधर ने देखा कि जिस स्थान पर वह युवती और बुढ़िया को बैठाए थे वे दोनों ही नहीं है। बंशीधर चिंतित होकर इधर उधर देख रहे थे कि अचानक देखते हैं वही बुढ़िया एक दुलाई ओढ़े हुए उन्हें दिखाई देती है। वे कुछ सोचते तब तक उन्हें उस भद्र बुढ़िया के स्थान पर स्वांग रचे नवल किशोर का चेहरा दिखाई देता है। वास्तव में नवल किशोर ने ही दुलाई ओढ़कर बुढ़िया का स्वांग रचा था और अंत में सब मिलकर एक स्थान को चले जाते हैं। तो आइए मित्रों, चलते हैं दुलाई वाली कहानी की ओर और इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, दुलाई कपड़े की दो परतों में रुई भरकर सिले हुए ओढ़ने के मोटे कपड़े को कहते हैं, अथवा हम इसे हल्की रजाई या लिहाफ भी कह सकते हैं। कहानी का प्रारंभ होता है काशी के दशाश्वमेध घाट से। आइए चलते हैं कहानी की ओर। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ कादोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुर्ती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पुड़िया थी। मित्रों, सुर्ती तंबाकू को कहते हैं। तंबाकू का सुखाया हुआ पत्ता और उसका चूरा सुर्ती कहलाता है, जिसमें चूना मिलाकर खाया जाता है। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। वासोपयोगी अर्थात रहने योग्य। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी बहू को भी साथ ला रहे हैं, तो उन्होंने हमें आज ही आने के लिए इसरार किया है। मित्रों, इसरार अर्थात आग्रह अथवा हट। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावें।
क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियां काट रही थी, इतने में न जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा, ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी? इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी छड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। मित्रों, कालिब अर्थात शरीर। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती रोती ही तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वालों के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? तो छूछे को कौन पूछे अर्थात जिसके पास रुपए पैसा ना हो, जो खाली हो, उसे कौन पूछता है? एक कहारिन है, जो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सकी, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था अर्थात सामान था, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। चिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मूल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देशी में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम।
क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो डोढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं डोढ़े दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी, पर आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डोढ़े का था, पर डोढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। मित्रों, पेटराम की पूजा अर्थात भोजन किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, ये रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डोढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक दीख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया, तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन, हो देखो रोवल करत हईन। दूसरी ने कहा, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है। पहली बोली, दूर बो रही, ये जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी कहती है, कहू हो भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हूं ना? इसके जवाब में उसने जो कहा तो वह सुन न सकी।
तब पहली बोली, हट, हम पूछिला ना, हम कहा कहाँ उतरबू हो? आय, इलाहाबाद? दूसरी कहती है, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया? अरे नहीं जनलू, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी कहती है, भला प्रयाग जी काहे न जानी? ले, कहे के नहीं, तोरे पंच के धर्म से चार दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा, तो उन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली कहती है, आवे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटे, पुण्य साहित्य तो बेचारो विपत में न पड़ल बाटली। हे, हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मांगल के सराय उतरली, हो द पुन चढ़ली है। दूसरी कहती है, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही, तकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुड़तइये गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नदियाए, ए साहेब गड़िया खड़ी कर, ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी हो? पहली कहती है, ऊ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूं खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, कसिया पल्ले बाय का नहीं, हे साहेबवा, सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। अरे इहो तो नहीं कि दूर से आवत रहले ना, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी कहती है, हम तो इनके संगे के आदमी के देखो न की हो गोइया। तीसरी कहती है, हम देखे रहली हो, मजे टोपी दिले रहले इनको। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काई के केसु के कुछ कही। अरे एक एक के करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, तो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री, जो फरासी सी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे, यह क्या बात है? देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा? जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, कब भैया, जो केहू बिना टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओकाई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलेन और अपुआ तो टिक्कस लेई के चल दिलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहां तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा,
का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। इससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को स्त्री के पास बैठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि यह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे, ये सब कहाँ गई? यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, ये तो कहे तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं डोढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था? 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। मित्रों, यहाँ कहानी खत्म होती है। यथार्थवादी धरातल पर इस मनोरंजन पूर्ण कहानी का वर्णन मिलता है। कहानी के चरित्र जीवंत समाज के मिलते हैं। 20वीं सदी के समसामयिक सामाजिक चलन प्रचलन, आचार व्यवहार को चोटिली भाषा में प्रस्तुत किया गया है। काशी, मुगल सराय, मिर्जापुर स्टेशन के साथ इलाहाबाद के स्टेशन का वर्णन यात्रियों की स्थानीय भाषा तथा मनुष्य के मनोभावों के साथ साथ स्त्रियों के जीवन और उस पर पुरुष के प्रभाव के जीवंत वर्णन की प्रस्तुति है। कहानी में स्वदेशी आंदोलन की भी उपस्थिति मिलती है। विलायती वस्तुओं पर अनावश्यक व्यय पर भी लेखिका ने दृष्टिपात करते हुए स्वदेशी भावधारा को उत्प्रेरित किया है। कहानी में व्यंग्य एवं विनोद की पूर्णता मिलती है। बंग महिला ने हिंदी में प्रथम यथार्थवादी कहानी की रचना की और उन्होंने इस कहानी के द्वारा हिंदी कहानी की नींव रखने वालों में अपना स्थान बनाया है और दुलाई वाली कहानी हिंदी साहित्य की नींव का एक प्रौढ़ स्तंभ है तथा आधुनिक हिंदी कहानी की गंगोत्री है। तो मित्रों, यह थी राजेंद्र बाला घोष
उर्फ बंग महिला की कहानी धुलाई वाली। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।